कार मैं ले जा रहा हूँ, इमरान ने कहा और फिर वो कार लेकर पहले सीधा 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर पहुंचा क्योंकि उसकी अपनी कार वहां मौजूद थी। उसका इरादा वहां से सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो जाने का था, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो बजाय वहां जाकर सुपर फैयाज के खाली ऑफिस में बैठकर मक्खियां मारे, वो ये वक्त फ्लैट में जाकर गुजारे, फिर वहां से सुपर फैयाज को फोन करेगा। इसलिए उसने कार का रुख अपने फ्लैट की तरफ मोड़ दिया। गैराज में कार रोककर वो सीधा सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया और उसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? अंदर से सुलेमान की आवाज सुनाई दी। अली इमरान, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा तो दरवाजा खुला, लेकिन इमरान दरवाजे पर मौजूद सुलेमान का चेहरा देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। अरे क्या हुआ? क्या मेरे सर पर सींग निकल आए हैं जो इस कदर गौर से मुझे देख रहे हो? इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। आपको मालूम है कि जिस कैदी को सुबह फांसी की सजा दी जानी हो, उससे पहले रात को उसके विरसा की उससे मुलाकात कराई जाती है। सुलेमान ने दरवाजा बंद करके उसके पीछे आते हुए कहा, ये क्या बदशगुनी की बातें शुरू कर दी तुमने? शक्ल तो अल्लाह ताला बनाता है, लेकिन बातें तो आदमी खुद करता है। इसलिए अगर शक्ल अच्छी ना हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आदमी बातें भी अच्छी ना करे। इमरान ने सिटिंग रूम में दाखिल होते हुए कहा, आप कुर्सी पर बैठ जाए ताकि मैं आपको गौर से देख सकूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि शायद फिर आपको जिंदा हालत में ना देख सकूंगा। सुलेमान ने भी उसके पीछे आते हुए कहा, क्या मतलब? क्या तुम्हारे जहन पर कोई असर हो गया है? अगर ऐसी बात है तो अम्मा भी के पास चले जाओ, ऐसी मिर्चों की धुनी देंगी कि सब साए वगैरह फरार हो जाएंगे। इमरान ने कुर्सी पर तकरीबन गिरते हुए अंदाज में कहा, लेकिन सुलेमान उसके सामने खड़ा होकर एक बार फिर उसे टकटकी बांधकर देखने लगा। अरे हुआ क्या है? फांसी, कैदी, वर्षा और फिर इस अंदाज में मुझे देखना, मसला क्या है? इमरान ने चौंक कर कहा। वर्षा बेचारे भी उस कैदी को इस अंदाज में देखते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि फिर उसे जिंदा हालत में न देख सकेंगे। सुलेमान ने बड़े रहम भरे लहजे में कहा, मतलब है कि मैंने कल सुबह फांसी पर चढ़ना है और तुम बतौर वारिस मेरी शक्ल को आखिरी बार देख रहे हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वारिस साहब पहले ही मुर्दा हो जाए। क्यों? इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, जो जैसे करता है वैसे ही होता है साहब, और जो कुछ आप करते रहे हैं अब इसका अंजाम आ गया है। सुलेमान ने बड़े फलसफियाना लहजे में कहा, अगर तुम्हारे ख्याल के मुताबिक ये मजाक है तो इंतहाई भोंडा मजाक है, इसलिए जाओ और गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर ये आपकी आखिरी ख्वाहिश है तो बहरहाल इसे पूरा होना चाहिए। सुलेमान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर वापस मुड़ गया। सुनो, मेरी बात सुनो, तुम कब्रिस्तान गए थे या फांसी घाट का चक्कर लगाकर आए हो जो तुम पर ये कैफियत तारी हो गई है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, कब्रिस्तान तो अब जाना पड़ेगा, ताकि अगर आपने सारी जिंदगी कोई नेक काम नहीं किया तो आपकी मगफिरत के लिए फातिहा कहानी की जा सके। सुलेमान ने मुड़कर जवाब दिया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। अब इसके हरीरे भी जबरन बंद करने पड़ेंगे, जरूरत से ज्यादा हरीरे भी दिमाग खराब कर देते हैं। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और आंखें बंद करके उसने कुर्सी की पुष्ट से सर टिका दिया। वो वाकई इस सारे चक्कर में खासा थक गया था। ये लीजिए चाय का आखिरी कप। सुलेमान की आवाज सुनाई दी तो इमरान ने चौंक कर आंखें खोली। सुलेमान के हाथ में चाय की प्याली मौजूद थी जो उसने उसके सामने मेज पर रख दी। क्यों? क्या इसके बाद तुमने मर जाना है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, काश ऐसा हो सकता कि कोई दूसरा किसी दूसरे की जगह मर सकता। सुलेमान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि सुलेमान की आवाज में ऐसी बात थी जिसने इमरान को चौंका दिया। क्या कोई खास बात हो गई है? जिस अंदाज में तुमने फिक्रा कहा है उससे लगता है कि तुम ये सब कुछ संजीदगी से कह रहे हो, और अगर ये अदाकारी है तो फिर मेरा ख्याल है कि मुझे 30 गज की पगड़ी और 10 किलो मिठाई लाकर तुम्हारा शागिर्द बनना पड़ेगा। इमरान ने कहा, बड़े साहब का 2 बार फोन आ चुका है। सुलेमान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे खौफनाक धमाका कर रहा हो। बड़े साहब का? तुम्हारा मतलब है कि डैडी का फोन? क्यों? क्या हो गया है? क्या कोई मसला है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, उन्हें आपके बारे में कोई ऐसी इत्तला मिली है कि उनका दिल चाह रहा है कि वो आपको गोलियों से छलनी कर दे, और मुझे यकीन है कि वो ऐसा ही करेंगे। सुलेमान ने कहा, क्या तुम वाकई मजाक कर रहे हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं आपको टेप सुनवा देता हूँ तो फिर आपको यकीन आएगा। सुलेमान ने कहा और वापस मुड़ गया। इमरान को मालूम था कि स्पेशल रूम में ऐसा सिस्टम मौजूद है कि फ्लैट पर आने वाली तमाम फोन कॉलें वहाँ खुद ब खुद टेप हो जाती हैं, जो 24 घंटे तक टेप रहती हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक अंदाज में वॉश हो जाती हैं। ये सिस्टम इमरान ने इसलिए नस्ब किया हुआ था कि बास औकात उसकी अदम मौजूदगी में ऐसी कॉलें आती हैं जिनके अल्फाज की भी अहमियत होती है। डैडी को क्या इत्तला मिली होगी? आम हालात में तो डैडी ऐसे अल्फाज नहीं कहते, और वो भी सुलेमान के सामने। इमरान ने चाय की प्याली उठाते हुए बड़बड़ाकर कहा। थोड़ी देर बाद सुलेमान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक जदीद साख का छोटा बैटरी से चलने वाला टेप रिकॉर्डर था। उसने टेप रिकॉर्डर मेज पर रखा और उसका बटन प्रेस कर दिया। सुलेमान बोल रहा हूँ। सुलेमान की आवाज सुनाई दी। अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ। इमरान कहाँ है? टेप से सर अब्दुल रहमान की इंतहाई सख्त आवाज सुनाई दी
तो इमरान के चेहरे पर इंतहाई संजीदगी के तासुरात उभर आए, लेकिन वो खामोश बैठा सुलेमान और अपने डैडी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनता रहा। और जब गुफ्तगू खत्म हुई तो सुलेमान ने टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। हैरत है, मैं तो तुम्हें सिर्फ एक बावर्ची समझता था, लेकिन तुम तो किसी काबिल वकील से भी ज्यादा काबिल साबित हुए हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप खुद ही बताएं कि आप बाहर क्या करते रहते हैं। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, काश कुछ करता होता तो मुझे इस तरह तुम्हारे नाज नखरे क्यों उठाने पड़ते। तुम्हारा कर्जा बल्कि आइंदा 1 सदी का एडवांस तुम्हें देकर तुम पर बैठकर रुआब जमाया करता। इमरान ने कहा, सोच लीजिए, मैंने वक्ती तौर पर बड़े साहब को टालने की कोशिश की है, लेकिन मुझे मालूम है कि बड़े साहब ऐसे ही किसी आम इत्तिला पर इस कदर सख्त एक्शन नहीं ले सकते। यकीनन इस इत्तिला की कोई न कोई बुनियाद होगी। सुलेमान ने जवाब देते हुए कहा, हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मैंने वहाँ फोन किया तो मुझे बताया गया कि डैडी सुपर फैयाज के साथ किसी रेड पर गए हुए हैं और अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई। इसका मतलब है कि इस इत्तिला का उस रेड से गहरा ताल्लुक होगा और फिर डैडी खुद उस वक्त रेड पर साथ जाते हैं जब मामला इंतहाई अहमियत का हो। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, मेरा मशवरा है कि अपनी मगफिरत की खुद ही दुआ कर लीजिए। सुलेमान ने कहा और टेप लिए वापस मुड़ गया। इमरान ने रिसीवर उठाया और फिर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। दूसरी तरफ से जवाब मिला, सुपरिंटेंडेंट फैयाज से बात कराओ। इमरान ने लहजा बदल कर कहा, जाहिर है अब वो पहले ये कन्फर्म करना चाहता था कि असल मसला क्या है। वो रेड पर गए हुए हैं। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, इतनी देर तक रेड हो रहा है, क्या वो शहर से बाहर गए हैं। इमरान ने इस बार हैरत भरे लहजे में कहा, जी वो आए थे और डायरेक्टर जनरल साहब को ऑफिस में ड्रॉप करके खुद फिर वापस चले गए हैं। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा और उसने रिसीवर रख दिया। वो बैठा चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। पीए टू डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। राब्ता कायम होते ही सर अब्दुल रहमान के पीए की आवाज सुनाई दी, अली इमरान बोल रहा हूँ वास्ती साहब। इमरान ने पीए का नाम लेते हुए कहा, क्योंकि पीए काफी तवील अरसे से सर अब्दुल रहमान के साथ था, इसलिए इमरान और वास्ती के दरमियान भी काफी ताल्लुकात थे। ओ इमरान साहब आप। दूसरी तरफ से वास्ती ने चौंक कर कहा, ये बताओ कि डैडी जिस रेट पर गए थे वो कामयाब हुआ है या नहीं। इमरान ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं जनाब, आप जानते तो हैं कि मेरा ताल्लुक फार्म तक ही महदूद रहता है। दूसरी तरफ से वास्ती ने कहा, अच्छा ये बताओ कि रेट पर जाने से पहले डैडी को किसका फोन आया था। इमरान ने कहा, नवाब अकबर आसिफ का फोन आया था, उसके बाद साहब रेट पर गए थे। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा, और किसी का फोन। इमरान ने पूछा, जी नहीं, बात कराऊं आपकी साहब से। वास्ती ने कहा, नहीं मैं खुद मिल लूंगा। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे घंटी बज उठी तो इमरान ने दोबारा रिसीवर उठा लिया। फैयाज बोल रहा हूँ इमरान, तुम फ्लैट पर ही रहना, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से फैयाज की इंतहाई जोश भरी आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे उसे एक ख्याल आया तो वो चौंक पड़ा। उसने जेब से 05 ट्रांसमीटर निकाला और फिर सिद्दीकी की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, अली इमरान कॉलिंग, ओवर। इमरान ने कहा, यस सिद्दीकी बोल रहा हूँ, ओवर। चंद लम्हों बाद सिद्दीकी की आवाज सुनाई दी, सिद्दीकी टैक्सी लेकर वापस हेडक्वार्टर जाओ और फिर वहां से नुमानी को साथ लेकर नवाब अकबर आसिफ की रिहाइश का तलाश करो और वहां बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके उस कोठी की मुकम्मल तलाशी लो। मुझे यकीन है कि कोठी में लामहला कोई ना कोई ऐसी चीज या फाइल मिल जाएगी जिसे नवाब अकबर आसिफ के खिलाफ बतौर सबूत इस्तेमाल किया जा सकेगा। और तलाशी के बाद उस नवाब अकबर आसिफ को अगवा करके अपने हेडक्वार्टर ले आओ और उसे वहां उस वक्त तक रखना जब तक मैं न कहूँ, ओवर। इमरान ने कहा, क्या कोई खास बात हो गई है जो आपने ये ऑर्डर दिया है, ओवर। सिद्दीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा, इस नवाब अकबर आसिफ ने डैडी को फोन किया है। उसके बाद डैडी ने सुलेमान को फोन करके मेरे बारे में पूछा और मेरी अदम मौजूदगी में वो सुलेमान से पूछते रहे कि मैं बाहर क्या करता रहता हूँ। उन्होंने सुलेमान से कहा कि उन्हें एक ऐसी इत्तला मिली है जो अगर सच साबित हुई तो वो मुझे गोलियों से उड़ा देंगे। उसके बाद डैडी सुपर फैयाज के साथ कहीं रेड पर गए हैं और अभी सुपर फैयाज का फोन आया है। उसने मुझे कहा है कि मैं फ्लैट पर ही रहूं, वो आ रहा है। उसका लहजा और जोश बता रहा था कि कोई खास बात हो गई है, इसलिए मैंने फिलहाल ये इरादा बदल दिया है कि इस केस को सुपर फैयाज के सुपर्द किया जाए, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा, ओवर। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं चौहान को यही इमारत की हिफाजत के लिए छोड़ जाऊं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से सारा माल शिफ्ट कर दिया जाए, ओवर। सिद्दीकी ने कहा, ठीक है, ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे वापस जेब में डाल लिया। सुलेमान। इमरान ने सुलेमान को आवाज दी, जी साहब। दूसरे लम्हे सुलेमान ने दरवाजे पर आकर इंतहाई संजीदा और मादवाना लहजे में कहा, क्योंकि वो इमरान के मूड को अच्छी तरह जानता था। सुपर फैयाज आ रहा है, मेरा ख्याल है
वो डैडी वाला सिलसिला है, इसलिए तुम अच्छी सी चाय तैयार कर लो। इमरान ने कहा। जी साहब, सुलेमान ने कहा और फिर आगे बढ़कर उसने मेज पर रखी हुई चाय की खाली प्याली उठाई और कमरे से वापस चला गया। थोड़ी देर बाद कॉल बेल की आवाज सुनाई दी तो कॉल बेल बजने के अंदाज से ही वो समझ गया कि सुपर फैयाज पहुंच गया है। कौन है? सुलेमान ने दरवाजे के करीब पहुंचकर कहा। सुपर फैयाज, दरवाजा खोलो। सुपर फैयाज की हल्की सी आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। कहाँ है इमरान? सुपर फैयाज की इंतहाई जोशीली आवाज सुनाई दी। सिटिंग रूम में, सुलेमान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और इमरान उसके अंदाज पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया और फिर सुपर फैयाज के तेज तेज कदमों की आवाज राहदारी में सुनाई देने लगी। अरे अरे, ये किस शेर की आमद है कि फ्लैट कांप रहा है। इमरान ने उसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही ऊंची आवाज में कहा, तुम यहीं बैठे हो और वहाँ तुम्हारी मौत का ड्रामा स्टेज कर दिया गया था। ये तो शुक्र है कि मैं तुम्हारे डैडी के साथ था, इसलिए अब तक तुम जिंदा हो, वरना। सुपर फैयाज ने अंदर दाखिल होते ही इंतहाई जोश भरे लहजे में कहा, क्या मतलब? क्या मतलब? क्या डैडी ने डायरेक्टर जनरल का ओहदा छोड़कर जल्लाद का ओहदा संभाल लिया है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्लाद तो फिर भी किसी न किसी अंदाज में रहम खा लेता होगा, लेकिन तुम्हारे डैडी की जो हालत थी, मुझे साफ नजर आ रहा था कि वो तुम्हें लाजमन गोली मार देंगे। सुपर फैयाज ने पहले की तरह इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। अच्छा, क्या नवाब अकबर आसिफ की बेटी इस कदर खूबसूरत है? कमाल है। इमरान ने कहा तो सुपर फैयाज बेख्तियार उछल पड़ा। नवाब अकबर आसिफ की बेटी? क्या मतलब? कौन है ये नवाब अकबर आसिफ? मेरा ख्याल है तुम्हारी वाकई मौत आ गई है, जो तुम्हारा ज़हन ही खराब हो गया है। मैं क्या बात कर रहा हूँ और तुम्हें नवाब अकबर आसिफ की बेटी याद आ रही है? सुपर फैयाज ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। उसी लम्हे सुलेमान ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो ट्रॉली पर चाय के साथ साथ स्नैक्स की कई प्लेटें भी मौजूद थी। अरे अरे, क्या तुम्हारा ख्याल है कि सुपर फैयाज फाके से है, जो तुम एक महीने का राशन उठा लाए हो? इमरान ने कहा। जनाब, सुपर फैयाज साहब बहुत बड़े अफसर है, ये तो उनकी मेहरबानी है कि खुद चलकर यहाँ आ जाते हैं, वरना अगर ये चाहे तो किसी सिपाही को भेजकर हमें कान से पकड़कर हेडक्वार्टर बुलवा ले। ये मोअज़्ज़िज़ मेहमान है। सुलेमान ने इंतहा मुअद्दबाना लहजे में कहा। तुम वाकई अक्लमंद आदमी हो सुलेमान, आदमी को दुरुस्त तौर पर पहचानते हो, अपने साहब को भी समझाया करो। सुपर फैयाज ने माश के आटे की तरह अकड़ते हुए कहा। मैंने तो इन्हें बहुत कहा है कि चलो सुपरिटेंडेंट तो खैर बहुत बड़ा ओहदा है, ये सिपाही ही भर्ती हो जाए ताकि कम से कम हमसायों में मेरी भी इज्जत हो जाएगी, लेकिन ये मानते ही नहीं। सुलेमान ने जवाब दिया और सुपर फैयाज का चौड़ा सीना चंद इंच मजीद फूल गया। मैंने तो डैडी से कहा है कि वो मुझे इंटेलिजेंस में भर्ती कर ले, लेकिन उनका हमेशा एक ही जवाब होता है कि पहले वो एक अहमक को भुगत रहे हैं, अब दूसरे को कैसे भर्ती कर ले। इमरान ने जवाब दिया। या क्या कह रहे हो? कौन अहमक है? सुपर फैयाज ने चौंक कर कहा। जाहिर है वो मेरी तरह तुम्हें भी अपना बेटा ही समझते हैं। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। बड़े साहब का जर्द बहुत बड़ा है जनाब, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेजी से ट्रॉली धकेलता हुआ बाहर चला गया। तो तुम मुझे अहमक कह रहे हो? मुझे? अगर आज मैं अपनी जहानत का सबूत न देता तो इस वक्त तुम्हारी लाश किसी मुर्दा खाने में पड़ी नजर आ रही होती। सुपर फैयाज ने इंतहा गुस्सैले लहजे में कहा, लेकिन उसका फुला हुआ सीना पहले की निस्बत खासा सुकड़ गया था। अच्छा, माशाल्लाह, तो तुमने भी जहानत का इस्तेमाल सीख लिया है, बहुत खूब। इमरान ने कहा। पहले ये बताओ कि तुम मुझसे बड़ी बड़ी रकमें ऐंठ लेते हो, इसके बावजूद तुम्हें आखिर क्या जरूरत थी इस कदर उड़िया फिल्में बनाकर बेचने की? सुपर फैयाज ने चाय की प्याली उठाते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। उड़िया फिल्में वो क्या होती हैं? इमरान ने चौंक कर कहा। अब इतने भोले भी न बनो, तुम्हारे डैडी ने सिर्फ एक सीन देखा और हकीकत ये है कि मुझे भी बेख्तियार आंखें बंद करना पड़ गई थी। वैसे इस फिल्म का ये सीन देखकर और ये मालूम करके कि ये गंदा काम तुम कर रहे हो, जो तुम्हारी डैडी की हालत हुई, ऐसी हालत मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे तो लगता था कि वो यकलग सैकड़ों साल के बूढ़े हो गए हों। ये तो मैंने मामला संभाल लिए, वरना शायद वो वहीं उस कोठी में ही ढेर हो जाते। सुपर फैयाज ने कहा तो इमरान के चेहरे पर यकलग इंतहाई संजीदगी के तासुरात फैलते चले गए। क्या हुआ है, मुझे तफसील बताओ। मैंने तुम्हें 2-3 बार फोन किया तो मालूम हुआ कि तुम डैडी के साथ किसी रेड पर गए हुए हो और अब तुम ये बात बता रहे हो। क्या हुआ था, मुझे बताओ। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि सुपर फैयाज ने सर अब्दुल रहमान की जो हालत बताई थी उसने इमरान को ज्यादा संजीदा कर दिया था। तुम्हारे खिलाफ इंतहाई खौफनाक साजिश की गई थी, इंतहाई खौफनाक। ये तो अल्लाह ताला ने मुझे बरवक्त अकल दे दी, वरना न जाने साजिश का क्या अंजाम होता। सुपर फैयाज ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। हुआ क्या है, तफसील बताओ। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तुम्हारे डैडी ने अचानक मुझे कॉल किया। मैं जब उनके ऑफिस पहुंचा तो उन्होंने मुझे फौरन रेडिंग पार्टी तैयार करने का हुक्म दिया और साथ ही ये भी कहा कि वो ये रेड करने साथ जाएंगे, जिस पर मैं बेहद हैरान हुआ, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसी कोई इत्तला मौजूद न थी कि जिसकी बिना पर रेड होता, और रेड भी ऐसा कि सर अब्दुल रहमान साथ जाए। बहरहाल
हुक्म की तामील करते हुए रेडिंग पार्टी तैयार हो गई तो तुम्हारे डैडी ने पहले नेशनल प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस चलने का कहा। वहाँ उन्होंने मैनेजर से कहा कि वो रोशन कॉलोनी की कोठी नंबर 18 ए ब्लॉक का रिकॉर्ड दिखाए। मैनेजर ने रिकॉर्ड दिखाया तो ये रिकॉर्ड देखकर मैं भी हैरान रह गया, क्योंकि ये कोठी गुज़िश्ता 3 सालों से तुमने किराए पर ले रखी थी। सुपर फैयाज ने तेज तेज लहजे में बोलते हुए कहा। मैंने। इमरान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। उसकी हैरत हकीकी थी। हाँ, तुम्हारा नाम, तुम्हारी वल्दियत और इस फ्लैट का पता दर्ज था और साथ ही कार्ड भी था कि तुम बाकायदगी से किराया भी अदा करते रहे हो। फिर तुम्हारी डैडी वहाँ से सीधे उस कोठी पर पहुँचे। वहाँ एक नौजवान कासिम मौजूद था। उसने बताया कि वो इस कोठी में रहता है और तुम्हारा मुलाजिम है और तुम वीडियो कैसेट्स का कारोबार करते हो और ग्राहकों के साथ आते हो और उन्हें फिल्में फरोख्त करते हो। उसने बताया कि वो 3 सालों से यहाँ है। इस पर तुम्हारे डैडी ने तुम्हारा हुलिया मालूम किया तो उसने तुम्हारा हुलिया दुरुस्त बता दिया। फिर तुम्हारे डैडी उस कमरे में गए जिसे ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उसको ताला लगा हुआ था। तुम्हारे डैडी के हुक्म पर मैंने रिवॉल्वर का फायर करके ताला तोड़ा। ये कमरा ऑफिस के अंदाज में सजा हुआ था और वहाँ टीवी, वीसीआर भी था। एक बड़ी सी अलमारी थी जो लॉक्ड थी। तुम्हारे डैडी के हुक्म पर मैंने उस अलमारी का लॉक भी तोड़ दिया। जब उस अलमारी को खोला गया तो उसके तमाम खाने वीडियो कैसेट से भरे हुए थे। फिर तुम्हारे डैडी के हुक्म पर मैंने उनमें से कैसेट निकाल कर वीसीआर में लगाई और टीवी ऑन कर दिया। और फिर जब पहला सीन सामने आया तो तुम्हारे डैडी ने बेख्तियार टीवी की तरफ पुश्त कर ली और फिल्म बंद करने को कहा। ये इस कदर खौफनाक फहाशी थी इमरान की मेरी भी आंखें बंद हो गई थी। मैं तस्वुर भी न कर सकता था कि ऐसी फिल्में भी बन सकती हैं। बहरहाल मैंने वीसीआर ऑफ कर दिया। बस कुछ न पूछो, उस फिल्म को देखकर तुम्हारे डैडी का क्या हाल हुआ। मुझे तो लगता था कि वो वहीं गिर जाएंगे। मुझे खुद यकीन न आ रहा था कि तुम ये धंधा कर सकते हो। मैंने उनके सामने तुम्हारी वकालत की, लेकिन जाहिर है कासिम सामने था। मैंने अपने तौर पर उस पर जरा तक कर डाली। उसने बताया कि तुम आज सुबह 2 ग्राहकों के साथ कार पर आए थे और तुमने उन्हें फिल्में फरोख्त की, लेकिन पोर्च में गर्द जमी हुई थी और वहाँ कार के टायरों के निशानात मौजूद न थे। बस इसी बात पर मैंने उसे पकड़ लिया और तुम्हारे डैडी को मेरी बात समझ में आ गई। उन्होंने जब कासिम पर सख्ती की तो कासिम ने सच उगल दिया कि वो तुम्हें जानता तक नहीं। वो नेशनल प्रॉपर्टी डीलर वालों का मुलाजिम है और इस कोठी का चौकीदार है। और ये सारी बातें उसे मैनेजर ने समझाई थी। मैनेजर अपने साथियों के साथ वैगन में सामान लेकर आया था। वैगन उन्होंने कोठी से बाहर रोकी। ये टीवी, वीसीआर वगैरह वही ले आए थे। उन्होंने ये सब कुछ उस कमरे में रखा और फिर उसे सारी बातें समझाकर और इनाम के तौर पर 10,000 रुपए देकर चले गए। तुम्हारे डैडी ने वो रकम भी बरामद कर ली। उसके बाद उनके हुक्म पर जाकर उस मैनेजर को उसके ऑफिस से पकड़कर इस कोठी में लाया गया। उसने भी जल्दी जुबान खोल दी कि ये सारा ड्रामा सेठ अकमल के हुक्म पर किया गया है। सेठ अकमल नेशनल प्रॉपर्टी डीलर का मालिक है और उसके साथ साथ अकमल कमर्शियल प्लाजा का भी मालिक है। इस पर तुम्हारे डैडी ने कोठी को सील करके उस मैनेजर और कासिम को हेडक्वार्टर पहुंचाने का कहा और मुझे हुक्म दिया कि उन्हें हेडक्वार्टर छोड़कर मैं सेठ अकमल को गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर ले आऊं। मैंने जाकर मालूम किया तो पता चला कि सेठ अकमल तो 2 रोज हुए मुल्क से बाहर गया हुआ है। मैं वापस हेडक्वार्टर जा रहा था कि मुझे ख्याल आया कि तुम्हारे फ्लैट फोन करूं और अगर तुम मौजूद हो तो पहले मैं तुमसे मिलकर पूछूं कि ये सेठ अकमल कौन है और इसने तुम्हारे खिलाफ ये सारा ड्रामा क्यों किया है। सुपर फैयाज ने पूरे जोश व खरोश से सारी बात बताते हुए कहा। तो इमरान ने एक तवील सांस लिया, क्योंकि उसे सर अब्दुल रहमान के पीए वास्ती से मालूम हो गया था कि नवाब अकबर आसिफ की कॉल के बाद सर अब्दुल रहमान रेड पर गए थे। इसलिए वो समझ गया था कि ये सेठ अकमल भी नवाब अकबर आसिफ का ही आदमी होगा और नवाब अकबर आसिफ को यकीनन ये इत्तला मिल गई होगी कि उसके बिजनेस के खिलाफ इमरान काम कर रहा है। और चूंकि वो सर अब्दुल रहमान की तबीयत और फितरत से वाकिफ था, इसलिए उसने ये ड्रामा स्टेज किया। उसे यकीन था कि सर अब्दुल रहमान अपनी तबीयत, फितरत और उसूल के मुताबिक लामहल्ला खुद ही इमरान को गोली मार देंगे। और वाकई ये कार के टायरों के निशानत वाली बात सामने न आती तो सर अब्दुल रहमान लामहल्ला यही करते। क्या सोच रहे हो? सुपर फैयाज ने इमरान को सोच में डूबे हुए देखकर कहा। कुछ नहीं, आओ चले, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। कहा? सुपर फैयाज ने उठते हुए चौंक कर पूछा। डैडी के पास, इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। अभी मत जाओ जब तक सारी बात क्लियर ना हो जाए, सुपर फैयाज ने बड़े हमदर्दाना लहजे में मशवरा दिया। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे कारनामों में एक और बड़े कारनामे का इजाफा कर दो, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती कि डैडी पहले ही सिलसिले में आगाह हो गए हैं। इमरान ने कहा। क्या मतलब? कैसा कारनामा? सुपर फैयाज ने चौंक कर कहा। कुछ नहीं, बहरहाल तुम पहले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पर कोई बोझ पड़े, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और बैरून दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या तुम्हें यकीन है सेठ अकमल कि तुम्हारा ये ड्रामा कामयाब हो जाएगा? नवाब अकबर ने सामने बैठे हुए सेठ अकमल से मुखातिब होकर कहा। हाँ नवाब साहब, उस आदमी का और कोई इलाज ही नहीं है। उसे उसका वालिद ही गोली मार सकता है।
और मुझे उनकी फितरत का अंदाजा है। जब उन्हें मालूम होगा कि उनका बेटा ये काम कर रहा है तो आप देख लेंगे कि उन्होंने एक लम्हे के लिए भी नहीं झिझकना। सेठ अकमल ने कहा, वैसे तुमने मुझसे फोन कराया है, अगर तुम ये काम खुद कर लेते तो ज्यादा बेहतर था। नवाब अकबर ने कहा, आपके उनसे खानदानी ताल्लुकात है नवाब साहब, और अगर फर्ज करे कि ये ड्रामा नाकाम भी हो जाता है तो आप पर फिर भी कोई हर्फ नहीं आएगा, क्योंकि आप बराह रास्त तो इसमें मुलविस नहीं है। सर अब्दुल रहमान जैसा शख्स आप पर तो एतमाद कर सकता है, मुझ पर नहीं। सेठ अकमल ने कहा तो नवाब अकबर ने इस बात में सर हिला दिया। अब न जाने इस ड्रामे का अंजाम कब सामने आएगा। नवाब अकबर ने कहा, आप फिक्र न करे, जल्दी ड्रॉप सीन हो जाएगा और उसके बाद हम इत्मीनान से फिर ये धंधा शुरू कर देंगे। सेठ अकमल ने मुस्कुराते हुए कहा और नवाब अकबर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद अचानक सेठ अकमल की जेब से सीटी की आवाज सुनाई देने लगी तो सेठ अकमल ने चौंक कर जेब में हाथ डाला और एक ट्रांसमीटर निकाल लिया। नवाब अकबर के चेहरे पर हैरत थी। सेठ अकमल ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, गौरी कॉलिंग, ओवर। एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस, सेठ अकमल बोल रहा हूँ, ओवर। सेठ अकमल ने कहा, जनाब, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल साहब अपने सुपरिंटेंडेंट के साथ ऑफिस में आए थे। उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया फिर चले गए। वो यकीनन अब कोठी पर गए होंगे। मैंने सोचा कि आपको रिपोर्ट दे दूं, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो सेठ अकमल बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो पूरी तरह मुतमईन तो हो गए हैं ना, ओवर। सेठ अकमल ने मुस्कुराते हुए कहा, यस सर, पूरी तरह, ओवर। गौरी ने जवाब दिया, ओके, उस कासिम को पूरी तरह ट्रेंड कर दिया था ना, ओवर। सेठ अकमल ने कहा, यस सर, आप कतई बेफिक्र रहें, वो अपना किरदार बहुत अच्छी तरीके से निभाएगा, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके ठीक है, मजीद कोई रिपोर्ट मिले तो मुझे फौरी इत्तला देना, ओवर एंड ऑल। सेठ अकमल ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसे वापस जेब में रख लिया। उसके चेहरे पर कामयाबी की चमक उभर आई थी। ये गौरी कौन है? नवाब अकबर ने पूछा। मेरी प्रॉपर्टी डीलर्स वाली फर्म का मैनेजर है, इसके जरिए ही सारा ड्रामा रचाया गया है, सेठ अकमल ने कहा और नवाब अकबर ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन फिर अचानक नवाब अकबर को यूं महसूस हुआ जैसे उसका सर भारी होने लग गया हो। ये क्या हो रहा है? मेरा जहन क्यों घूमने लग गया है? अचानक सेठ अकमल की आवाज सुनाई दी तो नवाब अकबर चौंक पड़ा। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, नवाब अकबर ने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन फिर उसका जहन अचानक इस कदर जोर से घूम गया कि उसके एहसासात उसका साथ छोड़ गए और जहन पर जैसे सियाह पर्दा सा फैलता चला गया। फिर जिस तरह उसके जहन पर पर्दा पड़ा था उसी तरह उसके जहन पर से पर्दा हटता चला गया और उसकी जगह रोशनी फैलती चली गई। उसने आंखें खोली और फिर पूरी तरह होश में आते ही नवाब अकबर ने बेख्तियार चौंक कर उठने की कोशिश की, क्योंकि उसने एक नजर में देख लिया था कि वो अपने खुसूसी कमरे में मौजूद नहीं था। लेकिन उठने की कोशिश करते हुए उस पर एक और इंकशाफ हुआ कि उसका जिस्म रॉड्स में जकड़ा हुआ है। उसने गर्दन घुमाई तो साथ वाली कुर्सी पर रॉड्स में जकड़ा हुआ सेठ अकमल भी मौजूद था। उसके जिस्म में भी ऐसे हरकत के आसार नजर आ रहे थे जैसे वो होश में आ रहा हो। ये क्या हुआ? ये हम कहाँ पहुँच गए हैं? क्या मतलब, हम कहाँ हैं? नवाब अकबर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और इधर उधर देखने लगा। उसी लम्हे सेठ अकमल के कराहने की आवाज सुनाई दी और उसका ढीला पड़ा हुआ जिस्म बेख्तियार तन सा गया। सेठ अकमल, होश में आओ, देखो ये क्या है, हम कहाँ आ गए हैं, यह हमें किस लिए जकड़ा गया है? नवाब अकबर ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा और सेठ अकमल बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर भी शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे। ये क्या है नवाब साहब? ये क्या हो गया है? हम कहाँ आ गए हैं? हम तो आपकी कोठी में थे, फिर ये सब क्या हो गया है? सेठ अकमल ने भी इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, कहीं ये उस इमरान का चक्कर तो नहीं है? ये रॉड्स वाली कुर्सियां, अचानक हमारा कोठी में बैठे बैठे बेहोश हो जाना, ये किस तरह हो सकता है? मैंने सुना है कि वो इमरान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है और फिल्मों में ऐसे हरबे तो ये जासूस वगैरह ही इस्तेमाल करते हैं, नवाब अकबर ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। लेकिन जब कोई कोठी के अंदर ही नहीं आया, उस कमरे में ही नहीं आया, तो फिर हम बेहोश कैसे हो गए और फिर हमें यहाँ कैसे लाया गया? कोठी में मुलाजिम थे, मुसल्ला चौकीदार थे, फिर ये सब कैसे हो गया? सेठ अकमल ने कहा। लेकिन फिर इससे पहले कि नवाब अकबर कोई बात करता, कमरे का दरवाजा खुला और दो लंबे तड़ंगे नौजवान अंदर दाखिल हुए। वो दोनों ही मकामी थे। वो दोनों सामने मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। नवाब अकबर और सेठ अकमल उन दोनों को गौर से देखने लगे, लेकिन वो उन्हें पहचानते न थे। तो तुम्हारा नाम सेठ अकमल है? उनमें से एक ने सेठ अकमल से मुखातिब होकर कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो और ये हम यहाँ कैसे आ गए हैं और फिर तुमने हमें क्यों इस तरह जकड़ रखा है? सेठ अकमल ने होठ चबाते हुए कहा, हम तो नवाब अकबर को अगवा करने गए थे, लेकिन तुम भी साथ ही कमरे में बेहोश मिले और तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम्हारी जेब से ट्रांसमीटर झलक रहा था और जो आदमी जेब में ट्रांसमीटर रखता हो वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता, इसलिए हम तुम्हें भी साथ ही ले आए हैं और अब होश में आने के बाद तुम्हारा नाम सामने आया है।
उस आदमी ने कहा, लेकिन तुम कौन हो और तुमने ये सब क्यों किया है? सेठ अकमल ने कहा, नवाब अकबर आसिफ ने डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस को फोन किया था। हमने ये पूछना है कि उस कॉल में क्या बात हुई थी। उस आदमी ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारा ताल्लुक इंटेलिजेंस से है? नवाब अकबर ने चौंक कर कहा, अगर इंटेलिजेंस से ताल्लुक होता तो जाहिर है हमें मालूम होता कि तुमने क्या बात की है। बहरहाल मैं अपना तारुफ करा दूं, मेरा नाम सिद्दीकी है और ये मेरा साथी है खावर। हमारा ताल्लुक एक सरकारी तंजीम 4 स्टार से है। उस आदमी ने, जिसने अपना नाम सिद्दीकी बताया था, जवाब देते हुए कहा, लेकिन तुमने हमें क्यों पकड़ा है? क्या इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल को फोन करना जुर्म है? तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और मेरी माशरे में क्या हैसियत है। नवाब अकबर आसिफ ने तेज लहजे में कहा, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाया गया है नवाब अकबर आसिफ। और अब तुम पहले तो हमें ये बताओगे कि तुमने सर अब्दुल रहमान को फोन करके क्या इत्तला दी है? सिद्दीकी ने दुरुस्त लहजे में कहा, ये मेरा और सर अब्दुल रहमान का जाती मामला है, तुम कौन होते हो पूछने वाले? नवाब अकबर ने उसी लहजे में जवाब दिया, खबर इस नवाब की एक आंख निकाल दो। सिद्दीकी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, अभी लो, खबर ने कहा, और उसके साथ ही उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक तेजदार खंजर निकाला और उठकर बड़े जाहराना अंदाज में नवाब अकबर की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ, बताता हूँ, रुक जाओ, नवाब अकबर ने हिज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। वहीं खड़े हो जाओ खावर, और अगर नवाब अकबर झूठ बोले या ना बताए तो बगैर कहे इसकी आंख निकाल देना और फिर इसकी नाक काट देना और फिर कान। सिद्दीकी ने कुराते हुए लहजे में कहा तो खावर इस बात में सर हिलाता हुआ वही कुर्सी के करीब ही रुक गया। वो मैंने सर अब्दुल रहमान को बताया था कि उनका बेटा उड़िया फिल्मों का धंधा करता है और उसने रोशन कॉलोनी में एक कोठी किराए पर ले रखी है। नवाब अकबर ने कांपते हुए लहजे में कहा। सेठ अकमल होंठ बीचे खामोश बैठा हुआ था। इसका मतलब है कि तुमने उस कोठी में भी कोई सेटअप कर रखा होगा, बोलो, वरना दूसरे लम्हे तुम्हारी आंख गायब हो जाएगी, सिद्दीकी ने कड़क लहजे में कहा। सेठ अकमल ने मशवरा दिया था, सेठ अकमल ने उसका सेटअप भी किया था। मैं बेगुनाह हूँ, नवाब अकबर ने कांपते हुए लहजे में कहा। सेठ अकमल, तुम भी शायद सेठ बरकत की तरह नवाब के कारिंदे हो, क्यों? सिद्दीकी ने कहा। तो सेठ अकमल और नवाब अकबर दोनों बेख्तियार उछल पड़े। तुम सेठ बरकत को जानते हो? क्या मतलब? उन दोनों ने चौंक कर कहा। सेठ बिल्डिंग के नीचे तहखानों पर इस वक्त 4 स्टार्स का कब्जा है और वहाँ न सिर्फ किंग की लाश पड़ी हुई है बल्कि सेठ बरकत की भी लाश वहाँ मौजूद है। और सेठ बरकत ने मरने से पहले हमें सब कुछ बता दिया था कि असल धंधा नवाब अकबर का है। इसलिए तो हमने तुम्हारी कोठी पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर की और फिर तुम्हारी पूरी कोठी की तलाशी ली गई और तुम दोनों को अगवा करके यहाँ लाया गया है, सिद्दीकी ने कहा। तो नवाब अकबर और सेठ अकमल दोनों के ही रंग सर्द पड़ गए